दोस्तों आज पेश है अनोखा बलिदानी। ये खबर चित्र है दोस्तों। हेमकूट नगर का राजकुमार जिस दिन पूरे 20 वर्ष का हुआ, राजकुमार वीरभद्र, आज तुम वयस्क हो गए हो। राजकीय परंपरा अनुसार राजवंश का पुरुष वयस्क होने पर भूल भुलैया वन में स्थित कुलदेवी की मंदिर में जाकर कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रथा के अनुसार तुम्हें कुलदेवी के दर्शन हेतु भूल भुलैया वन में आज जाना होगा। ठीक है पिताजी महाराज, मैं कुलदेवी के दर्शन हेतु भूल भुलैया वन में अवश्य जाऊंगा। राजा कैलाश कैलाशंदर ने आज्ञा लेकर जब राजकुमार वीरभद्र भूल भुलैया वन के लिए प्रस्थान करने लगा, राजकुमार वन में पहुंचकर एक बात का ध्यान रखना, हर हाल में रात होने से पहले भूल भुलैया वन से बाहर निकलना है। ऐसा क्यों पिताजी महाराज? ऐसा इसलिए राजकुमारी भूल भुलैया वन इतना भीड़ है कि वन में सूर्य की किरणें बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। इसलिए दिन में जो भी वन में अंधेरा छाया रहता है, रात होने पर वन में हाथ से हाथ सुनाई नहीं देता। अक्सर रात में राहगीर उस वन में रास्ता भूल जाते हैं, इसीलिए वन का नाम भूल भुलैया वन रखा गया। अच्छा हुआ पिताजी महाराज, आपने मुझे यह इस विषय में बता दिया। मैं रात होने से पहले इस वन से बाहर आ जाऊंगा। पिता से कह वीरभद्र वन के लिए प्रस्थान किया। जब भूल भुलैया वन में पहुंचा, पिताजी महाराज ने वन के विषय में ठीक कहा था। यहाँ तो दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है। उसने कुलदेवी मंदिर में जाकर कुलदेवी का प्रणाम किया। कुलदेवी मुझे आशीर्वाद दो, मैं दीर्घायु होकर मुकुट हेमंत हेमकुंड नगर की सेवा करूं। जब वह कुलदेवी के मंदिर से बाहर निकला, सांझ हो गई। इससे पहले कि रात हो जाए, मुझे पिताजी महाराज के दिए निर्देश अनुसार भूलभुलैया वन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन सैनिकों के साथ वह वन से बाहर चल दिया। तभी राह में कितना सुंदर और हष्टपुष्ट हिरण है, मुझे इसका शिकार अवश्य करना चाहिए। यह सोच अगले ही पल अपना घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। युवराज, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि रात होने से पहले हमें इस वन से बाहर पहुंचना है? सैनिक को इस बात को नहीं भूला। तुम सब मेरी यहीं रुक कर प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही इस हिरण का शिकार करके तुम लोगों के पास लौट आऊंगा। जब आगे आगे हिरण दौड़ रहा था और पीछे द्रुत गति से पीछे लग कर रहा था। निशाना लगाऊं भी तो कैसे लगाऊं? हिरण के पैर में बिजली भरी हुई है, बार बार वह मेरे निशाने से दूर चला जाता है। वीरभद्र को न जाने कब तक हिरण का पीछा दौड़ता रहा। अंत में उसकी नजरें से ओझल हो गया। कहाँ चला गया हिरण? जब वह काफी देर तो पुनः दिखाई न दिया, वो हिरण का पीछा करते करते मुझे समय का ज्ञान ही न रहा। रात होने वाली है। पता नहीं वन में किन किन राह से गुजर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब सैनिक के पास कैसे लौट पाऊंगा? दूसरी ओर रात होने वाली है, अभी तक राजकुमार नहीं लौटे। राजकुमार को इस प्रकार हिरण का पीछा नहीं करना चाहिए था। इधर रास्ते की खोज में वीरभद्र वन में भटक रहा था। सचमुच यह वन वास्तव में भूल भुलैया है। धीरे रात गिराई। अब मेरा इस वन से बाहर निकलना मुश्किल। आज रात मुझे इसी वन में गुजारनी होगी। दूसरी ओर जिस बात का डर था वही बात हुई गई। हम वन से बाहर नहीं निकल सके। इस बात को छोड़ो, यह सोचो राजकुमार वीरभद्र इस समय कहाँ होंगे? उससे कोई विपत्ति ना आ पड़ी हो। अब कुछ भी हो, घोर अंधियारे में हम उसकी खोज भी नहीं निकल सकते। हाँ, सुबह होने पर ही राजकुमारी को वन से खोजना होगा। उधर वन में क्यों न मैं हिरण के पीछे इस प्रकार भागा चला आया। मुझे पिताजी महाराज के निर्देश किसी भी सूरत में अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। तभी अरे, दो मसाले नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे चलकर इधर आ रहा है। कुछ देर बाद ये दो दीपक है। कहीं इन्हीं मसाले मुझे नजर तो नहीं आई। कौन है ये दोनों? रात को इस भीड़ में क्या कर रहे हैं? कहीं ये डाकू तो नहीं? मन में विचार आते ही वीरभद्र घबरा उठा। अगर ये डाकू हैं तो ये मुझे मुश्किल बड़ी आसानी से लूट सकते हैं। मैं इस समय अकेला हूँ, चाहकर भी इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इससे पहले ये दोनों मेरे समीप आए, मुझे अपने शरीर से अब पहले आभूषण उतार कर कहीं छिपा देने चाहिए। साथ ही मुझे अपना
भेष परिवर्तन कर लेना ठीक देना ठीक नहीं रहेगा। कौन हो तुम? वीरभद्र जल्दी ही अपने आभूषण उतार कर कपड़ों में बांध दिए और दोनों युवकों के पास आ पहुंचा। मेरा नाम वीरभद्र है, मैं हेमकुट नगर का सेना सैनिक पद पर कार्य करता हूँ। इधर से गुजर रहा था, इस वन में रात हो गई, सो मैं यहाँ रुक गया। यह सुनकर, भाई वीरभद्र, इस वन में रुक कर तुम व्यर्थ में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। क्यों भाई? इस वन में अत्यंत खूंखार हिंसक जंगली जानवर रहते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी झलक मिल गई तो तुम्हारे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा? देखो वीरभद्र, मेरा नाम राघव है, मेरा मित्र सूरज है। हम दोनों भूलभुलैया वन के समीप वाले माधवगढ़ में रहते हैं। यदि तुम ठीक समझो तो हमारे साथ चलो। रात को हमारी झोपड़ी में गुजार कर सुबह होने पर हेमकुंड नगर चले जाना। राघव ठीक कह रहा है वीरभद्र भाई, इस वन में रात गुजारने की अपेक्षा यही ठीक रहेगा कि तू हमारे गांव चलो। सुनकर, ये दोनों ठीक कह रहे हैं, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। यहाँ रहूंगा तो न जाने कौन सी जंगली जानवर घात लगा कर मुझ पर हमला कर दे। ठीक है भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वीरभद्र ने घोड़े की लगाम थाम कर राघव और बिरजू के साथ चल दिया। मैं तो व्यर्थ में डर रहा था, ये डाकू न होकर मेरे पीछे निकले। वे कुछ दूर चले थे। एक बात बताओ, समझ में नहीं आई, तुम दोनों रात को जानते बूझते इस खतरनाक वन में क्या करने आई हो भाइयों? पास के गांव कलपुरा में हमारे मित्र बिरजू का विवाह था। उसके विवाह में सम्मेलन में ही शामिल होकर हम अपने गांव लौट रहे थे। इस वन में रात हो गई। जंगली जानवर आग से दूर भागते हैं, इसलिए हम जलती मसाल लिए हुए हैं। यह बात तो है। राघव और सूरज को वन में रास्ते के बारे में जानकारी थी, इसलिए सिर्फ ही वन को पार कर वह बाहर निकल आए। वह रहा हमारा गांव। इधर हेमकुट नगर में राजा कौशलेंद्र बुरी तरह परेशान था। महारानी राजकुमार वीरभद्र अभी भी भूल भुलैया वन से नहीं लौटा। कहीं वह वन में किसी संकट में तो नहीं फंस गया? शुभ बोलिए महाराज। अब वीरभद्र को वन से लौटाना चाहिए था महारानी। न जाने मेरा लाल किस समय कहाँ होगा। उधर वीरभद्र राघव और सूरज के साथ माधवगढ़ गांव में प्रवेश किया। राघव, तुम्हारा घर आ गया, मैं चलूं? जाओ सूरज। लेकिन वीरभद्र भाई का क्या होगा? वीरभद्र की चिंता तुम न करो सूरज, मैं इसे अपनी झोपड़ी में ठहरा लूंगा। वह दोनों विदा लेकर सूरज आगे बढ़ गया। तत्पश्चात ठक ठक ठक, अभी आई भैया। अगले ही पल द्वार खुला। वीरभद्र संध्या सा अपलक व सुंदरी को देखता रह गया। जब उसे झंझोड़ते हुए राघव ने कहा, वीरभद्र भाई, ये मेरी छोटी बहन तेजी माला है। ओह, इतना रूप! राघव वीरभद्र को लेकर झोपड़ी में पहुंचा। वीरभद्र, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, भूख तो लगी है ही रही है। तेजी माला बहन, मेहमान को खाना बना दो। अच्छा भैया। तेजी माला उसी समय चूल्हा जलाया और खाना बनाने में जुट गई। तेजी माला का रूप मुझ पर जादू सा कर दिया है। तेजी माला ने झट से खाना बनाकर वीरभद्र को खाना परोसा। खाना खाने के पश्चात राघव ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, झोपड़ी से बाहर चबूतरे पर मैंने तुम्हारे चारपाई बिठा दी है, ठीक है? वीरभद्र का शरीर थकान से चूर था, इसलिए चारपाई पर जा लेटा। धीरे उसे नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुली। तेजी माला राघव से कह रही थी, भैया, मैं नदी से पानी भरने जा रही हूँ। ठीक है तेजी माला, नदी पर से जल्दी लौट आना। झोपड़ी से निकलकर तेजी माला नदी की ओर बढ़ गई। तभी राघव झोपड़ी से बाहर निकला। वीरभद्र भाई, मैं जरा सूरज के पास जा रहा हूँ, कराता हूँ, तुम कुल्ला तुम कर लो। राघव के जाते हुए सैनिक की टुकड़ी वीरभद्र को खोती माधव गोदा पहुंची। राजकुमार, आप यहाँ? हम आपको वन में खोते खोते ही हैरान रह गए थे। देखो, मैं यहाँ भटकता हुआ आ गया, तुम लोग चले जाओ। कुछ देर बाद मैं तुमसे मिलूंगा, तब हम अपने राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। सैनिक की टुकड़ी वापस लौट गई। कुछ देर बाद राघव लौटा। अच्छा राघव भाई, अब मुझे विदा दो। बिना कुछ खाए पिए तुम कैसे जा सकते हो वीरभद्र भाई? नहीं राघव भाई, इस समय मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। अच्छा। हाँ राघव भाई, एक बात बताओ, तुम यहाँ गांव में रहकर क्या काम धंधा करते हो? क्या काम धाम करूँगा वीरभद्र भाई, जमीन अपनी है नहीं जो खेती बाड़ी करूँ।
गांव में जमींदार के यहाँ जो चाकरी करके जैसे तैसे अपने और अपनी बहन का पेट पालता हूँ। राघव भाई, ऐसा करो, मेरे पास हेमकुंड नगर आ जाओ। किस लिए भाई? मैं तुम्हें वहाँ सेना में भर्ती करवा दूंगा। सेना में मेरी बहुत जान पहचान है। लेकिन सेना में मैं कैसे भर्ती हो सकता हूँ? वह क्यों? हम छोटी जात के हैं। सुना है सेना में केवल बड़ी जात वालों को भर्ती किया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है राघव, तुम हेमकुंड आ तो सही। वीरभद्र ने अपनी एक अंगूठी निकालकर राघव को देते हुए बोला, राघव, मैं हेमकुंड नगर के राजमहल में एक कक्ष में रहता हूँ। महल में पहुंचकर तुम अंगूठी पहरेदारों को दिखा देना, वे तुम्हें मेरे पास भेज देंगे। फिर वीरभद्र ने राघव से विदा ली। राघव, जाते जाते एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम हेमकुंड नगर मुझसे आकर अवश्य मिलना। ठीक है, मैं सिद्धि तुमसे मिलने आऊँगा। कुछ दूर जाने पर काश चलते चलते तेजमाला की एक झलक देख पाता। ओ भगवान ने मेरी सुन ली। तेजी माला नदी से वापस लौट रही है। जब वह उसके समीप आई, जा रहे हो परदेसी? हाँ तेजी माला, पर जाते जाते तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुम्हारा भाई भाई कुछ दिनों बाद मुझसे मिलने हेमनगर मेरे पास आएगा। क्या तुम अपने भाई के साथ हेमनगर आ सकती हो? मैं? लेकिन किस लिए? वहां आकर मैं भला क्या करूंगी? तेजीमाला, तुम्हें मेरी खातिर वहां आना ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या? हाँ तेजीमाला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर तेजीमाला शर्मा गई। तुम्हें शर्माने की को क्या मैं तुम्हारी स्वीकृति समझू तेजीमाला? हाँ परदेसी। तो मैं समझूं कि तुमने अपने भाई के साथ हेमनगर आओगी? हाँ मैं आऊंगी। यह कहकर तेजीमाला लज्जा से वहां से चली गई। जब वह तेजीमाला वीरभद्र की आंखों से ओझल हो गई तो वीरभद्र ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। फिर दिव्य सैनिकों के सजा मिला। जब वह हेमकुंड नगर की ओर चल दिए। हेमकुंड नगर में पिताजी महाराज और महारानी माँ मेरे लिए चिंतित चिंतित हो रहे होंगे। जब वीरभद्र हेमकुंड नगर पहुंचा, बेटा तुम ठीक हो? हाँ पिताजी महाराज। जब तब वीरभद्र ने अपने साथ घटी सारी विस्तार वार्ता राजा कैलाश चंद्र को और माँ को बताई। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, भूल भलैया वन में तुम सुकुशल लौट आए। राजकुमार, इस घटना को बीते एक महीना बीत गया। माधव नगर से मुझे एक माह बीत गया, पर मैं अभी तक तेजीमाला के साथ हेमकुंड नगर नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? उधर माधवगढ़ में एक दिन। तेजीमाला, मैं कुछ दिन के लिए हेमकुंड नगर जा रहा हूँ भैया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है तेजीमाला? भैया, मुझे आपके साथ हेमकुंड नगर ले चलो। मैंने आज तक कोई नगर नहीं देखा, आपको भी हेमकुंड नगर दिखाऊंगी। ठीक है तेजीमाला, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने में मुझे वो क्या हर्ज हो सकता है। तब दोनों भाई बहन तैयार होकर हेमकुंड नगर की ओर चल दिए। हेमकुंड नगर पहुंचकर जब राघव ने महल के द्वार पर वीरेंद्र की दी हुई अंगूठी दिखाते हुए कहा, हमें वीरेंद्र से मिलना है। कौन है ये अशिष्ट गवार व्यक्ति जो राजकुमार का नाम भी इतनी अभद्रता से ले रहे हैं? कोई भी हो, राजकुमार की अंगूठी इनके पास जरूर ही संकट के समय इन्होंने राजकुमार की कभी सहायता की होगी, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें यह अंगूठी दे दी होगी। पहरेदार ने राघव और तेजमाला को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया। तेजीमाला, लगता है वीरभद्र का महल में बड़ा ही सुख है। उसकी अंगूठी देखते ही हमें इतने अच्छे कमरे में ठहराया गया। उन दोनों अतिथि गृह में ठहरा कर एक पहरेदार वीरभद्र के पास पहुंचा। राजकुमार, यह गवार युवक आपकी अंगूठी हमें दी है। यह अंगूठी तो मैंने राजभोग को दी थी। क्या वह हेमकुंड आ गया पहुंचा? उसने उतावले मन से पहरेदार से पूछा। उस युवक के साथ एक युक्ति भी है? हाँ राजकुमार। कहाँ है वे दोनों? हमें उन्हें राजकीय अतिथि गृह में ठहराया राजकुमार। यह तुमने ठीक किया। वीरभद्र ने उसी समय अतिथि गृह में गया। वीरभद्र, ओह राघव, तुम आ गए। वीरभद्र ने दौड़कर राघव को फैली बाहों में समा गया। वीरभद्र, वादे के अनुसार मैं आ गया हूँ। अब तुम सेना में मेरी नौकरी तो लगवा दोगे ना? राघव, मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी लगवाने नहीं, अब तू अपना समधी बनाने उद्देश्य से बुलाया है। मैं कुछ समझा नहीं वीरभद्र। तो सुनो राघव, मैं तुम्हारी बहन तेजीमाला से विवाह करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम वीरभद्र? कहाँ तुम, कहाँ मैं? राघव, इन बातों को छोड़ो और बताओ,
कि तुम्हें यह विवाह में कोई आपत्ति तो नहीं? भला मुझे कोई आपत्ति कैसे होगी? तुम जैसे बहनोई को पाकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। राघव, अब तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूँ। हेमनगर की सेना में काम करने वाला साधारण सैनिक नहीं, अपितु हेमनगर का राजकुमार हूँ। है क्या? हाँ, यह सच है। ओह, तब यह विवाह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी महाराज हम जैसे साधारण लोगों से भला संबंध कैसे बना सकते हैं? उसकी चिंता तुम न करो। इस विषय में आज ही पिताजी महाराज से बात करके इस विषय में विवाह के लिए राजी कर लूंगा। राजकुमार, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। यदि महाराज ने मना कर दिया तो? घबराने घबराओ नहीं राघव, जो होगा तुम शुभ ही होगा। अब तुम आराम करो, कल सुबह तुमसे मुलाकात होगी। अच्छा। वीरभद्र के जाने तेजी माला, बहन बधाई हो, तुम्हें हेमकुंड नगर के राजवंश की सदस्य बनने जा रही हो। उधर जब वीरभद्र अपने कक्ष में पूछा, राजकुमार जी, आपको महाराज ने इसी समय अपने कक्ष में बुलाया है। वीरभद्र जब राजा कैलाश चंद्र के कक्ष में पहुंचा, पिताजी महाराज कहिए क्या आज्ञा है? वीरभद्र, सुना है आज राज के अतिथि गृह में तुम्हारे 2 अतिथि आकर ठहरे हैं। आपने ठीक सुना है पिताजी महाराज। कौन है वे लोग? पिताजी महाराज, उन्हीं के घर में रहकर मैंने रात गुजारी थी। मैं कुलदेवी के दर्शन करके भूल भुलैया वन में गया था। ओह, तो इन लोगों ने अतिथि गृह में ठहराने की क्या आवश्यकता थी? उपकार से थोड़ा बहुत धन दिलाकर वहां से विदा कर देते। पिताजी महाराज, राघव बुरे समय में मेरी सहायता की थी, उसका यह एहसान थोड़े धन से कैसे उतार सकता था? तुम तुम तुमने क्या सोचा है? पिताजी महाराज, राघव की बहन तेजी माला भी उसके साथ आई है। तेजी माला से विवाह करना चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है? राजवंश में एक साधारण गरीब परिवार की कन्या बहू बनकर कैसे आ सकती है? यह हमारे शान के खिलाफ है। कुछ भी हो पिताजी महाराज, मैं राघव से बात कर इस रास्ते को पक्का कर चुका हूँ, इसलिए विवाह अब होकर ही रहेगा। खामोश राजकुमार, तुम्हारी बात चल तो हो गए हो तुम। छोकरी के प्रेम में पड़कर तुम ऊंच नीच का ध्यान भी नहीं रहा। पिताजी महाराज, दुष्टता के लिए क्षमा करें। इस समय आप क्रोध में हैं, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वीरभद्र कक्ष से बाहर निकल गया। ओ वीरभद्र, इतनी जरूरत? वह इस प्रकार हमारी अवहेलना करके चला गया। रात होने तक वीरभद्र उदास अपने कक्ष में रहा। आज पिताजी महाराज के सामने मैंने इस प्रकार मुंह खोलकर उद्दंडता का परिचय दिया। आवेश से काम न लेकर मुझे चेतनता से काम लेना चाहिए था। मुझे इसी समय जाकर पिताजी महाराज से उद्दंडता की क्षमा मांग लेनी चाहिए और उनसे नम्रता पूर्वक अपने और तेजीमाला के विषय में बात करनी चाहिए। उसी समय वह राजा की क्लास अंदर के कक्ष की ओर चल दिया। जब वह कक्ष के समय पहुंचा, पिताजी महाराज यह समय भुजबल जल्लाद से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? मुझे छिप कर इन दोनों की वार्तालाप सुनना चाहिए। द्वार के पास खड़ा होकर वह कक्ष के अंदर होने वाली वार्तालाप सुनने लगा। भुजबल, महल के राजकीय अतिथि गृह में राघव और तेजीमाला नाम के 2 भाई बहन आकर ठहरे हैं। हम चाहते हैं कि आज रात अर्धरात्रि को तुम उन दोनों को मौत की घाट उतारने के पश्चात उनकी लाश ठिकाने लगा दो। महाराज, आपका आदेश अवश्य पूर्ण होगा। ओह पिताजी महाराज ने राघव और तेजीमाला की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं। पिताजी महाराज इतनी नीचता पर उतराएंगे मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हा हा हा। सुबह जब वीरभद्र अतिथि गृह में राघव और प्रियतमा को मिलने जाएगा तो उन्हें वहां ना पाकर हक्का बक्का रह जाएगा। वह वहां से सीधा अतिथि गृह में पहुंचा। राजकुमार, आप कुछ परेशान हैं? क्या बात है? राघव, समय कम है, मैं जैसा कहूँ वह तेजी माला वैसा ही करो। अगले ही पल पहले हमें यहाँ से दूर निकल भागना चाहिए, पश्चात मैं सारी बात विस्तार पूर्वक बता दूंगा। वीरभद्र के कहने से कक्ष में एक चक्कर घुमाया और कक्ष की दीवार में एक गुप्त दरवाजा बन गया। आओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। दोनों भाई बहन वीरभद्र के पीछे पीछे गुप्त दरबार में घुस गए। राघव, तुम तेजीमाला दोनों घुड़सवारी करना जानते हो? कभी घुड़सवारी की तो नहीं है, पर कोशिश करके देखने में क्या अर्ज है। ठीक है, तुम तेजीमाला एक घोड़े को खोल लो। अगले ही पल तीनों घोड़ों पर सवार होकर द्रुत गति से दौड़ जा रहे थे। सीधे तीनों सुरंग से बाहर निकल आए। हमें रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। इधर अतिथि गृह में सेवक कैलाश चंद्र से
कह रहा था, महाराज जिस कक्ष में राघव व तेजीमाला ठहरे हुए थे उस कक्ष में नहीं है, साथ ही उस कक्ष का गुप्त दरवाजा खुला हुआ था। क्या? लेकिन गुप्त दरवाजे का पता उन्हें कैसे लगा? ऐसे गुप्त दरवाजे का पता केवल राजवंश के सदस्यों को है। महाराज कुछ देर पहले राजकुमार वीरभद्र उसी कक्ष में गए थे, शायद उन्होंने राघव व तेजीमाला को गुप्त द्वार के विषय में बताया होगा, ऐसा ही लगता है। और कैलाश चंद्र उसी समय राजकीय अतिथि गृह में पहुंचा। वे लोग अभी दूर नहीं गए होंगे, मुझे गुप्त दरबार से सुरंग से जाकर उनका पीछा करना चाहिए। अगले ही पल कैलाश चंद्र का घोड़ा उस सुरंग में दौड़ने लगा और दूसरी ओर राघव और वीरभद्र से पूछ रहा था, राजकुमार कम से कम हमें पता तो चले हम किस प्रकार क्यों भाग रहे हैं। राघव, पिताजी महाराज आज की रात तुम्हें और तेजीमाला को मरवा देना चाहते थे क्या? हाँ, समय रहते मुझे उसके प्रत्युत्तर की भनक लग गई थी, इसलिए मैं तुम दोनों को महल से दूर ले आया हूँ। लेकिन इस प्रकार हम भाग कर जाएंगे कहाँ राजकुमार? जाएंगे कहाँ? कहीं रुक कर पहले तेजीमाला के साथ विवाह करूंगा, उसके पश्चात हेमकुंड नगर वापस लौट जाऊंगा। विवाह हो जाने के पश्चात पिताजी महाराज का क्रोध अवश्य ठंडा पड़ जाएगा। तभी, अरे, इस वीराने में कौन स्त्री उपासना कर रही है? इसके पास यह दूसरी स्त्री बैठी रो क्यों रही है? वे तीनों वहां पहुंचे। देवी, तुम कौन हो? इस वीराने में तुम कैसी पूजा कर रही हो? हा हा, मैं अनिष्ट की देवी हूँ। मैं इस पूजा अर्चना के पश्चात आज की रात हेमकुंड राज्य पर अपना हमला बोलूंगी, जिससे फलस्वरूप रात हेमकुंड राज्य विनाश हो जाएगा। सुबह होने पर हेमकुंड राज्य के चारों ओर टूटे फूटे भवन, लोगों की सड़ी गली लाशें पड़ी मिलेगी। लेकिन तुम हेमकुंड का विनाश क्यों करना चाहती हो निष्ठा की देवी? इस रोती हुई स्त्री को देख रहे हो? यह हेमकुंड राज्य की भाग्य लक्ष्मी है। आज तक इसने हेमकुंड राज्य में अपना आधिपत्य जमाए रखा था, इसलिए आज ऐसा करने की मेरी बारी आई है तो यह रो रही है। अनिष्टा की देवी, हेमकुंड राज्य तुम्हारे कोप से बचाने का कोई उपाय है? मैं भला उस उपाय को क्यों बताऊं? तब रोती हुई भाग्यलक्ष्मी ने सिर उठाकर वीरभद्र का, राजकुमार इस दुष्टा के कोप से बचने का उपाय है, पर वह क्या है भाग्यलक्ष्मी? यदि कोई मानव इस समय स्वेच्छा से प्रसन्न होकर चंडालनी के हवन कुंड में कूद कर अपनी आहुति दे दे तो हेमकुंड राज्य से इस दुष्टा के कोप से बचाया जा सकता है। ओह, ऐसा कठोर उपाय! इस उपाय को कौन करेगा? मैं करूँगा उपाय को राजकुमार। लेकिन तुम मेरे राज्य के लिए अपने हित में जान की बाजी क्यों लगाओगे राघव? तेजस्वी मेरी बहन से विवाह करने की दृढ़ प्रतिज्ञा हो। इस विवाह के लिए तुमने हमारे कुल अनुसार दान दहेज तो न दे सकूंगा। हाँ, बदले में अपनी जान देकर तुम्हारे राज्य का अनिष्ट होने से बचा लूंगा। मैं समय को सौभाग्य वाली समझूंगा। अगले ही पल, राघव, यह तुम क्या कर रही हो भैया? ओह, इस युवक ने मेरी सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया और राघव का शरीर हवन कुंड की आग में जल गया। हाय भैया, हा! राघव का शरीर पल भर में राख हो गया। तेजीमाला, रो नहीं, कुदरत को ऐसा मंजूर था। वो उधर अनिष्टा की देवी हेमकुंड राज्य की भाग्यलक्ष्मी से कह रही थी, हेमकुंड राज्य की भाग्यलक्ष्मी, तू जीत गई, मैं हार गई, जा रही हूँ। जा जा, यहाँ से दूर चली जा, फिर कभी धूल कर भी इधर का रुख न करना। अगले ही पल अनिष्टा की देवी अदृश्य हो गई और उसी समय कलासेंद्र वहां आ पहुंचा। तेजीमाला, मैं तुझे जीत नहीं छोड़ूंगा। राजा कैलाशचंद्र, ऐसा तुम भूल कर भी न करना। जिस तेजीमाला को तू मारना चाह रहा है, उस तेजीमाला के भाई के बलिदान के कारण आज तेरे राज्य की रक्षा हो सकी है। यह क्या कह रहे हो आप भाग्यलक्ष्मी? हाँ कैलाशचंद्र, तुम्हें सविस्तार सारी बात बताती हूँ, सुनो। तब भाग्यलक्ष्मी ने विस्तार से राघव के बलिदान के विषय में राजा कैलाशचंद्र को बताया। ओह, राघव ने हमारे राज्य के हित के लिए अपना लोह हर्षण बलिदान दिया। हाँ राजा कैलाशचंद्र, उसी के बलिदान से राघव की बहन तेजीमाला तुम मौत के घाट उतारना चाहते हो? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र का विवाह तेजीमाला के साथ करूँगा और
कैलाशचंद्र ने विधि अनुसार राघव का अंतिम संस्कार किया। अनोखे बलिदान राघव, मेरा सत सत प्रणाम। और तत्पश्चात कैलाशचंद्र ने खूब धूमधाम के साथ वीरभद्र और तेजीमाला का विवाह किया। और जिस स्थान पर राघव ने अपना बलिदान दिया था वहां उसकी समाधि बना दी गई। समाप्त।